बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है और 437 रन जैसा एक पहाड़ जैसा हदफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल चुका है और उसके ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग वही तू चल में आया, कोई भी उस तरह से टिक नहीं पाया। लेकिन एक दो पार्टनरशिप ऐसी लगी हैं, बहुत सी उम्मीदें ओपनर से लगाई जा रही थी कि डेब्यूटेंट जो हैं वो जो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पिछले मैचेस में, वो इस दफ़ा दोनों इनिंग्स में दोनों प्लेयर्स नाकाम दिखाई दिए। क्या इतनी जल्दी एक्सपोज हो गए या फिर बुरा दिन है, आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, कोई इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन दोनों पे एट अ टाइम सेम सारी चीज़ें एक्सपोज होना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में गालिबन 68 रन की इनिंग्स खेली, दूसरी इनिंग्स में 47 रन पर अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से कॉट बिहाइंड हुए। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 316 रन बना लिए, 7 खिलाड़ी उनके आउट हैं। चौथे दिन का इख्तिताम हो चुका है। पांचवा दिन कल 121 रन मजीद दरकार होंगे। क्रीज पर मौजूद है इस वक्त मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ साजिद खान। अगर स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 437 रन का हदफ चुके इसको अचीव करना है। अजान अवैस 21 रन पर आउट हो गए जनाब। अब्दुल्ला फजल 6 रन पर, शान मसूद ने जनाब 71 रन की इनिंग्स के लिए, ठीक है ना, ऐसा लगा कि वो कप्तान जो है ना इस मामले को लेकर ज़रा सीरियस है। 47 रन बाबर आजम जनाब। सऊद शकील का ये सीरीज़ जितनी जल्दी वो भुलाना चाहेंगे वो उनके लिए बेहतर होगा कि वो दुआ करेंगे कब ये वक्त गुजरे और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि सऊद शकील दूसरी इनिंग्स में भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया 71 रन की इनिंग्स के लिए। अब मोहम्मद रिजवान 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, अलॉन्ग विद साजिद खान जो कि 8 रन बनाए और कल के रोज़ 121 रन बनाने। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि विकेट जो है अब वो कल मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। चौथे इनिंग्स में यूजुअली ऐसा ही होता है, हमने देखा कि सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद वर्स्ट होती जाती है। अब इसको किस तरह से टैकल करने का दिन पूरा गुजारना है या फिर ये 121 की तरफ जाना है? गुजार तो नहीं सकेंगे, 121 की तरफ अगर किसी तरीके से चले जाएँ पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। साथ अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ जो कि इसी मंथ के एंड पर है, अनाउंस हो चुका है। पहला मैच रावलपिंडी में, बाकी 2 लाहौर में और उसमें बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम की वापसी मुतवक्के ओडीआई मैचेस में जो कि पहले उनको बाहर कर दिया गया था। फ़खर जमान की वापसी भी मुतवक्के, ऑन व्हाट बेसिस ये मुझे समझने से मैसे कासिम है, इस पर हम बात करेंगे। सुफियान मुकीम और उनैन शाह को भी स्क्वाड में शामिल करना के बारे में सोचा जा रहा है। फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत का कौमी टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद रिजवान के बारे से भी बातचीत जारी है। 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी जी ऑस्ट्रेलियाई टीम। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, चले टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच है और इसको बचाना है। 7 विकेटें गिर गई हैं, 316 रन बना लिए हैं, 121 अभी रन चाहिए। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वैसे? देखें स्ट्रेटजी तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी है, अब ज़ाहिर है हार या जीत में से एक को चूज़ करना है। अच्छा। पाकिस्तान के पास जो है वो एक अच्छा चांस हो सकता था अगर बाबर आजम और शान मसूद ने जो इनिंग स्टार्ट की थी वो अगर उसको प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हो जाते और दोनों ये जो 71 और 47 रन लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये अगर सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाते तो हो सकता था कि उसके बाद जो एफर्ट आकर की है सलमान अली आगा ने और मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद हम शायद इस वक्त कहीं बेहतर पोजीशन में स्टैंड कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। देखें अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल से तवक्को करना इससे थोड़ा सा अभी हमें मुश्किल है कि वो भी अपने दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कैरियर का आगाज़ है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन जाहिर है कि चौथी इनिंग का एक प्रेशर होता है, इतने बड़े चेज़ का एक प्रेशर होता है, तो उनको यहाँ पर हम थोड़ा सा लीवरेज दे सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद शान मसूद हैं और बाबर आजम है, और इस मैच के अंदर ख़ास तौर पे देखें पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके बारे में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो 150-200 की इनिंग खेल सकता है, उसमें ये सलाहियत है और बाबर आजम ने ये करके दिखाया भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बहुत शानदार इनिंग खेली थी कराची में, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 196 रन की पूरा टेस्ट मैच उन्हें बचाया था। तो बाबर आजम जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, बाबर आजम जितनी तवक्कुआत हैं, हम ये चाहते हैं कि वो ये 47 और 68 के जो रन हैं इनको सेंचुरीज में कन्वर्ट करें और एक ऐसा बैट्समैन जो क्रीज के ऊपर सेट हो चुका हुआ है, उसको समझ आना शुरू हो गई है बॉल। आप अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बॉल जो है वो फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है जब आप क्रीज के ऊपर सेट हो जाते हैं। तो उसके बाद आउट हो जाना, ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बड़ी गलती होती है, बजाय इसके कि आप यंगस्टर हैं और आप पिच के ऊपर आए हैं और आपको एक बॉल, नाहिद राना का जो बॉल था जिस पर अब्दुल्ला फजल आउट हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट था बॉल्स को खेलना। लेकिन बाबर आजम और शान की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मौके पर नज़र आने चाहिए थे। चौथी इनिंग में पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल चेज करना था और जबकि शान मसूद खुद अपने एक डिसीजन की वजह से टीम को इस पोजीशन में लेकर आए थे कि चौथी इनिंग में उनको आकर बैटिंग करनी पड़ी, तो उन्हें 71 रन तो बनाए, लेकिन
जाहिर है कि वो 71 रन जो पाकिस्तान की जीत में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वो 71 रन आफ्टर ऑल तो सिर्फ स्टैट्स हैं, जो नंबर हैं जो लिखे हुए उसके ऊपर नजर आएंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो पार्टनरशिप की है बाबर आजम ने और शान मसूद ने, गो कि उसमें इंटेंट भी था, उसमें 115 गेंदों में उन्होंने शायद 96 रन की पार्टनरशिप की है उन्होंने, जो टेस्ट मैच के एतबार से बहुत, यूँ कह लीजिए कि स्ट्राइक रेट के एतबार से बहुत अच्छी है, लेकिन वो अगर टीम को जीत की जानिब नहीं लेकर जा रही, वो अपने उसको 96 को 196 नहीं कर पा रहे हैं जिसकी इस मौके पर ज़रूरत थी, तो मेरा ख्याल है कि हमें गलती तलाश करने की दोबारा वहीं पर ज़रूरत है कि हमारे कप्तान का जो माइंड सेट है, जिसकी हम कल भी यहाँ पर बात कर रहे थे, आप टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते। बिल्कुल ठीक। जबकि आपके पास 2 दिन है अभी इस मैच को बचाने के लिए, और आपका माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि आपका टेस्ट मैच 3-3, 4-4 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपकी अब अनफॉर्चुनेटली मसल मेमोरी तमाम प्लेयर्स की उस तरह से डेवलप हो गई है कि जिस तरह आप लंबी इनिंग्स खेलने की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में मेरिट पर बॉल लीव कर देना, उसके लिए वेल लेफ्ट की टर्म इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये काबिल तारीफ बात होती है कि जो बॉल छोड़ने हैं उसको छोड़ देना। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी मसल मेमोरी जो है वो इस तरह की बिल्ट हो गई है कि वो हर बॉल को बैट से खेलने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में साउथ शकील की ये पूरी सीरीज निकाल के देखें, बाबर आजम के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो पिच के ऊपर सेट होते हैं, फिर एक सॉफ्ट डिसमिसल हो जाता है। शान मसूद अक्सर बाहर जाती है बॉल को खेलने की कोशिश में, वो एज लगवा बैठते हैं, और मुझे लगता है कि ये अब चीज़ें इनका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को आइंदा आने वाले जो टेस्ट सीरीज हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और ये पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, इस चीज़ को एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे टेस्ट टीम के प्लेयर्स की जो मसल मेमोरी है वो इस तरह से डेवलप हो गई है कि वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रेहान साहब ने ज्वाइन कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान साहब, अभी अहमद सईद साहब बात कर रहे थे कि कप्तान का माइंडसेट जो है वो इस मैच तक ले आया, एक तो उसका वो डिसीजन, उसके बाद अपनी भी सेंचुरी की तरफ ना जाना, 71 रन पर आउट हो जाना, चौथे इनिंग्स वैसे भी मुश्किल होती है। सर, किस तरह से एनालाइज करेंगे इस चौथे इनिंग्स को? देखिए, अहमद सईद ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि जी मसल मेमोरी तो आपकी तब बनेगी ना जब आपने फर्स्ट क्लास में कोई मैचेस जिताए होंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप प्रॉपरली खेलते हुए आए होंगे। मैं आपके तवासुत से अपने नाजरीन के लिए जो जीएनएन को फॉलो करते हैं और जो लाखों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि स्टैट रखना चाहता हूँ कि लोएस्ट एवरेज बाय पाकिस्तानी बैटर इन मिनिमम 40 टेस्ट। तो उसमें हमारे करंट 13 ईयर्स के टेन्योर के जो कैप्टन है शान मसूद, 13 ईयर्स हो गए इनको डेब्यू किए हुए, 2013 में इन्होंने डेब्यू किया था। 45 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, 2561 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज है 30.13। तो ये आप अंदाजा लगा लें। इसके पीछे रवीज राजा जिन्होंने 57 मैचेस में 2833 रन बनाए 31 की औसत से, इमरान फारूक ने 40 मैचेस में 2400 रन बनाए 32 की औसत से, आमिर सोहेल 47 मैचेस में 2833 रन बनाए 35 की औसत से। सादिक मोहम्मद लेजेंड है, उनका नाम है, लेकिन उस वक्त पिचेस अनकवर्ड होती थी, बॉलिंग अटैक्स जैसे होते लिली, थॉमसन, मार्शल और क्या कहते हैं जूल गार्नर और बॉब विलिस, इयन बोथम, उनके 41 मैचेस में 2589 रन है 35.8 की औसत से। नाउ कमिंग बैक टू द कैप्टनसी डिमांड, कैप्टन शुड नॉट बी अ कैप्टन, इट शुड बी अ लीडर। आज आप जब 71 पे सेट हो गए थे तो आपको टीम को लेके चलना चाहिए था, आपको शिप करना चाहिए था सबको अपने अराउंड, क्योंकि अब आप तो कैप्टन ऑफ द शिप थे। आप बाबर को भी कहते हैं बाबर अपने यहाँ से सेंचुरीज बना के जाना है, हमें एक एंड संभाल के रखना है, हमने एंड तक लेके जाना है ताकि सलमान अली आगा और रिजवान के आने की जरूरत ना हो। आप उसी मोड में जो पीएसएल में था अटैक कर रहे थे, ठीक है, आप इनिशिएटिव ले रहे थे, आप उनसे एक एज ले रहे थे, लेकिन आप भी वो फिनिशिंग टच नहीं थी, आपका वो जो स्किल सेट और आपका वो मेंटालिटी, आपका वो जो मेथड और जो परसेवरेंस टेस्ट क्रिकेट डिमांड करती है। टेस्ट क्रिकेट इज अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, योर करेज, योर स्किल, योर इंटेंट, योर मसल मेमोरी, योर स्टेमिना, योर परसेवरेंस, योर एबिलिटी टू यू कैन से आउटस्मार्ट द ऑपोजिशन इन ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब जब आपने पार्टनरशिप डेवलप कर दी थी तो कम से कम पार्टनरशिप 250 की जानी चाहिए थी, और अगर विकेट गिरती भी तो कम से कम पाकिस्तान को 100 रन चाहिए होते, इससे ज्यादा ना। लेकिन क्योंकि 71 रन आ गए, सब डाउन द लाइन आप रिलैक्स कर गए कि जी मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा अगला टेस्ट मैच, अगली टेस्ट सीरीज सिक्योर है, मैं अब अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अच्छी इंग्लिश बोलूंगा, क्योंकि मैं एक गुड गाय हूँ, मैं एक स्मार्ट बेबी हूँ, मैं अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। तो हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए हमजा भाई, प्रॉपर क्रिकेटिंग कैप्टन चाहिए जो कि हमारी टीम को टेस्ट मैच जिता के दे। और वो जो वेल लेफ्ट वाली बात है कि टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी 2 दिन थे, आप ऐसी बैटिंग करते कि आप मैच को बचा भी सकते थे, ह्यूमिलिएशन से भी बच सकते थे, लेकिन ये हमारे यहाँ क्या है, हमने वाई तबाही फेरनी है, चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं, उसके चक्कर में आप अपनी जो है विकेट गवाई
और आज अब सिचुएशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज रिजवान अकेला एक एंड एक्सपोज्ड है। इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान 121 रन, इट वुड बी अ मिरेकल, इट वुड बी स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द और विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। तो ये बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ये मैच जीत सके। बांग्लादेश इज द क्लियर फेवरेट। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं साउद शकील की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं कि साउद शकील जो कि कप्तानी के उम्मीदवार थे कि उनको कप्तान बनाया जाए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने इस सीरीज में क्या किया, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं। हमें मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब 121 रन बनाने हैं और ये सारी की सारी भारी जिम्मेदारी जो है वो रिजवान के कंधों पे आ गई है। साजिद खान साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, बज़ाहिर तो देखिए लग रहा है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस टेस्ट में काफ़ी कुछ मुश्किल भी होता हुआ नज़र आया हमें कि जो जितनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दे दी, फ्रैंकली अच्छी बात है या बुरी है, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जितना जहाँ तक ये मैच लेके आ गए कि मतलब अब यहाँ से आगे लेके जाना, ये बाबर से ज़्यादा रिजवान से ज़्यादा तो वो टेल के साथ होगा ना। रिजवान दोनों साइड से खेलने से मुश्किल। तो अब मुश्किल ये हो रही है, जो लग रहा है आज के दिन में, मुझे ये लगा कि हमें स्किल से ज़्यादा फिटनेस का इशू है कि अच्छा। मतलब अगर एक प्लेयर जो है वो मतलब बाबर आजम वो शान अगर 70 करता है, बाबर 48 करता है और 71 आगा करता है, इसका मतलब ये बड़े 100 में अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इसको, तो वो फिटनेस का इशू हुआ ना। बॉलिंग भी वही है, विकेट भी वही है, चीजें वही हैं, तो व्हाई नॉट के फिर इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद जो एक और प्रेशर भी होता है, वो होता है जब आप स्मेल करते हैं कि मैं जीत सकता हूँ, वो भी एक प्रेशर होता है और वो बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है। तो ये कहीं ना कहीं टेम्परामेंट और फिटनेस का इशू नजर आ रहा है स्किल से ज्यादा, जो अभी इस पूरे टेस्ट में देखा। तो अब रिजवान अकेले को तो मुश्किल है, नई गेंद भी आ गई है और टेल भी है, और सुबह उनको टेल को आउट करने की कैपेसिटी भी उनकी अच्छी है, एक्स फैक्टर है, स्पिनर भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, हमारे जैसे थोड़ी हैं कि क्रूज कंट्रोल लगा के खड़े हो गए कि 120 से ऊपर करना ही नहीं है। तो फिटनेस वाले इशू पर मैं अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं, आपने देखा होगा इस पूरे जो टेस्ट मैच हुआ है, इसमें जो हमारे फील्डिंग के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई हमारे फील्डर्स की, वो भी इस बात को स्ट्रेंथन करती है कि जो मतलब आप अगर गौर से देखें, जिस वक्त बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं हमारे प्लेयर, तो उनके भागने से ही हमें लग रहा होता है कि इनकी बॉडीज बहुत ज्यादा लेथार्जिक हैं। और कल एक शॉट खेली मुशफिकुर रहीम में, जिस पर इमामुल हक जब वो फील्डिंग करने आए हुए थे सब के तौर पर, तो उन्होंने उस कैच को अटेम्प्ट भी नहीं किया। वो हालांकि मतलब आम अगर हम देखते एक एथलीट जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि T20 क्रिकेट आने के बाद क्रिकेटर जो है वो एथलीट नजर आने चाहिए, तो अगर उस सेंस में अगर हम देखें तो उस कैच की ट्राई की जा सकती थी। लेकिन फील्डिंग के दौरान और खुरम शहजाद का भी जो आखिरी स्पेल कल था, जिसमें उन्हें 115-116 की उनकी रफ्तार आ गई थी फिटनेस की वजह से, उसमें लड़खड़ाते हुए भी हमें नजर आए थे आखिरी स्पेल के अंदर। तो फिटनेस के बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं, और ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज कर दिया मोहसिन साहब ने कि आप मतलब इस पूरी सीरीज में हमें कोई बड़ा सवाल नजर नहीं आया, इसलिए कि 60-70 करने के बाद प्लेयर का वो थ्रेशोल्ड जो है वो रीच हो जाता है कि जिसके बाद उसका पिच पे खड़े होना, फिर वो एक ऐसी शॉट मार के आउट हो जाते हैं जिसको आम हालात में इग्नोर किया जा सकता है। मतलब उन शॉट्स की कोई सेंस नहीं बनती है। अगर आप अक्सर शॉट्स यहाँ पर देखें, खासतौर पर वो बैट्समैन जो सेट हो गए, जो इन्हें 60-70 रन बना लिए थे, ऐसे मौके पर बॉलर को कुछ खास करना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन को आउट करने के लिए। बांग्लादेश के बॉलरों को कोई ऐसी खास चीज करनी नहीं पड़ी, उन्होंने खुद विकेट अपनी थ्रो की हैं। तो ये बहुत अहम पॉइंट था फिटनेस वाला, जिसके ऊपर यकीनन बात होनी चाहिए। और इस स्टेज के खत्म होने के बाद बहुत सारे पॉइंट जिनको ज़ाहिर बात होनी चाहिए, उनमें से कि फिटनेस वाला पॉइंट भी जरूर होना चाहिए। अच्छा मोहसिन साहब, बिल्कुल ठीक है, फिटनेस वाला, ये जो दो नौजवान लड़के हमारे नजर आए, इनमें भी कोई आपको फिटनेस मसाइल लगे, या फिर ये आप समझते हैं कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक फिट हैं? प्लस ये कि वो प्रेशर लगे दूसरे मैच में, दोनों ही जो हैं वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे नाकामी में। पहले मैच में दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं जीते। इसमें तो दोनों को ऐसा लगा जैसे किसी किस्म के प्रेशर में है। अच्छा, इसमें दो चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एक तो आपका पहला इस सवाल का जवाब देता जाऊं कि जिस वक्त आप बिल्कुल नए होते हैं अगली टीम के लिए, तो आपको आपके अगेंस्ट उनके पास प्लान नहीं होता, और जब तक वो प्लान करते हैं तो आप इतना एक्साइट जरूर हो जाते हैं कि आप फिर अपनी इनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरा मैच खेलने आते हैं तो उनके पास आपके लिए एक प्लान है
अब वो जानते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ आप कमजोर हैं, तो फिर वो एक प्लान के साथ जब आते हैं तो वो आपको आउट कर सकते हैं। तो अभी वो दोनों नए प्लेयर्स को तो हम बहुत ज्यादा ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते कि एक तो एक्सपीरियंस कम है, दूसरा उनके पास अभी अपने आप को उतना वो अप्लाई नहीं कर सकते इंटरनेशनली कि एक दिन में 2 दिन में इतना इवॉल्व कर लें कि एक उनका प्लान है तो ये भी एक नए प्लान के साथ जा सके। तो अभी तो ये सर्वाइवल के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल अभी यंग है, इनको फिटनेस का इशू तो नहीं है। इशू वो है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि इशू हमारे, जिस तरह इन्होंने कैच का बताया, इमाम ने ट्राई नहीं किया, फिर हमारे कंधे झुके हुए थे, कोई बंदा किसी बॉल के पीछे रन नहीं कर रहा था। फिर तीसरी जो बात है जो मैंने पहले बताया कि आप ये देखिए कि 100 आपका जो फास्ट बॉलर का स्पेल होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेल क्यों होता है कि आपने 6 ओवर किए, 4 किए, 5 किए, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए पीछे चले गए, दूसरे बॉलर ने आपको रिप्लेस कर लिया। अब जब आप वापस आते हैं तो आपको उसी पेस से शुरू करना है ना। 130 से छोड़ के गए तो 130 से शुरू करें। आपने रेस्ट कर लिया, आपका जिस्म ठंडा हो गया और आप 125 पे आ गए और शाम वाले स्पेल पे आप 115 पे चले गए। तो ये वो फिटनेस के इश्यूज हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं है। टेस्ट की बॉलिंग जो होती है, या तो आपके पास पेस होगी या आपके पास पूरी स्पिन होगी। कुछ करना पड़ेगा, जिस तरह अहमद भाई ने बताया कि ये नहीं होगा कि आप बॉल फेंकते जाएं। कल उनके जितने बैट्समैन आउट हुए हैं वो खुद गलती करके आउट हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया उसमें। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमसे वो गलती करवा रहे हैं। हम थक के ही आउट हो रहे हैं और थक के ही उनको बॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब जब ये वापस आएंगे, जिस तरह बात की अहमद भाई ने, वापस आके बहुत कुछ सोचना ये पड़ेगा कि हम अपने प्लेयर्स पे तो उंगली उठाएंगे, लेकिन प्लेयर से पहले उस जो मेडिकल स्टाफ है, जो फिजियो है, जो डॉक्टर्स हैं, उन पे, जो ट्रेनर हैं, उन पे करना पड़ेगा ना कि भाई कि 2 साल पहले एक प्लेयर आपको 140 का था, वो 115 पे कैसे चला गया। ये जितने भी बॉलर्स हैं, शाहीन ले लें, नसीम ले लें, खुरम ले लें, ये सारे 140 प्लस थे। तो 2 साल में ये आपने 6-6 दफा इनको इंजर्ड भी कर दिया, ना इन्हें खेलना आ रहा है। अब जो 70 कर रहा है उसकी मैं टेक्निक पे तो नहीं कर सकता ना जी बात। जो प्लेयर मुसलसल 50 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, बाबर है, सलमान है, शान है, रिजवान है, तो मैं फिटनेस पे बात कर सकता हूँ ना। तो फिटनेस तो उस स्टाफ का जो लाखों रुपया ले रहे हैं और पिछले 10, 12, 15 साल के साथ पीसीबी के साथ बैठे हैं, उन पे सवाल उठाएंगे तो आप आगे चल सकेंगे। अगर मोहसिन साहब, अनफॉर्चुनेटली ये मजबूरन कहना पड़ेगा कि ये जो आपने नाम लिए ना, इनकी अगर टेक्निक पे बात कर ली जाए तो वो भी जाया नहीं जाएगी। जिस तरह से बाहर जाती गेंद को हमारे कप्तान जी छेड़ देते हैं, जिस तरह से ऊपर गिरकर मोहम्मद रिजवान बॉल को अपने अंदर ले आते हैं, और जिस तरह से बाबर आजम बाहर जाती गेंद को छेड़ देते हैं, तो ये इनकी टेक्निक में भी कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं। इन पर भी बात की जा सकती है। छोटा सी एक एडिशन करूंगा। वो हमजा भाई, इस तरह होता है कि आप अगर थोड़ी बहुत, जितनी क्रिकेट मुझे पता है ना, मैं अगर थका हुआ हूँगा ना तो मैं कभी बॉल पे पहले चला जाऊंगा, कभी बाद में। मेरे रिफ्लेक्सेस थके हुए जिस्म के और से अपना फ्रेश जिस्म के रिफ्लेक्सेस में फर्क होता है। दूसरा, जिस वक्त मेरा फुटवर्क थक जाएगा, मेरा जिस्म थक जाएगा, तो कभी मैं गिरूंगा, कभी उठूंगा। जब तक मेरी टांगों में जान है, मैं रन भी लूंगा, इम्प्रोवाइज भी करूंगा, मेरे फैसले और मेरी शॉट्स का फर्क होगा। तो ये फर्क बहरहाल कहीं ना कहीं फिटनेस का आ जाना। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जिस तरह से भी मोहसिन से कहा कि फिटनेस एक बहुत बड़ा मसला है, वैसे तो एक मसलों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न अभी तक ये लग रही है कि ये फिटनेस के मसाइल हैं, और ये वैलिड रीजंस भी दिए हैं अहमद सईद साहब ने और मोहसिन साहब। इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के वाले से, जिसका कल आखिरी रोजा और 121 रन पाकिस्तान को जीत के लिए दरकार है। लेट्स सी कल का रोज पाकिस्तान कितने सेशन सरवाइव कर पाता है, क्योंकि एक एंड पे हैं जी मोहम्मद रिजवान और दूसरे एंड पे हैं साजिद खान, और इन पर भारी जिम्मेदारी है। लेट्स सी कल के रोज में इस बारे में पता चल जाएगा, फिर आगे आने वाले शोज में इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। अच्छा, अब इसमें तब्दीलियों का यह इम्कान है कि बाबर आजम की वापसी हो रही है। फ़खर जमान का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। वो समझ से जरा बाहर है कि ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज फ़खर ने दी हैं, क्योंकि तो पीएसएल में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। 1-2 मैचेस बाहर भी हुए, और उस तरह का वो टोटली डिपेंडेंट थी लाहौर कलंदर की टीम उनके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सुफियान वकीम एक अच्छा ऑप्शन है, हुनैन एक अच्छा ऑप्शन है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अहमद सईद साहब ज़ेर-ए-लफ़ मुस्कुरा रहे हैं। अहमद साहब, क्या वजह है मुस्कुराने की?
क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान की जगह बनती है, और अगर बनती है तो क्यों बनती है, वैसे ज़रा बता भी दें आप। यार आप बहुत सादा बनने की कोशिश करते हैं। आपने पीएसएल नहीं देखा? बिल्कुल देखा मैंने। फ़खर जमान ने स्कोर किया उसमें? बिल्कुल ठीक है। फ़खर जमान ने वहाँ पे क्लब के बच्चों को छक्के मारे। बिल्कुल ठीक है। तो और क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में सिलेक्शन के पिछले 4 सालों में यार। तो फ़खर जमान सिलेक्शन क्राइटेरिया को तो मीट करते हैं ना। Exactly. और फिर हमारे तो टेस्ट टीम T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे बनती है। ये तो फिर वाइट बॉल क्रिकेट है। तो फ़खर जमान की जगह क्यों नहीं बनती पाकिस्तान की टीम में? नाइस। तो ये जो आपने पीसीबी के सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन उठाया ना, ये जरा मेरी समझ से बाहर है भाई। यहाँ तो पिछले 4 सालों में क्या हो रहा है, यही कुछ ही हो रहा है। तो जिस बुनियाद पे इससे पहले लड़के टीम में आए हैं, उस बुनियाद पे फ़खर जमान को भी टीम में होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो ये मेरिट का कत्लेआम होगा। तो हम तो नहीं होने देंगे मेरिट का ये कत्लेआम। मेरिट का कत्लेआम मोहसिन साहब, सर मेरिट का कत्लेआम हम नहीं होने देंगे। हमने वहां पर दिलो जान से एनसीए में प्रैक्टिस करवा के हमने दोबारा से टीम में वापसी करवाई गई एक शख्स की, उसके बाद पीएसएल की परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी। तो मेरिट का कत्लेआम तो किसी सूरत नहीं होगा। तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे फ़खर जमान की इंक्लूजन को? देखिए, फ़खर जमान ने तो यही कभी नहीं पता होता है कि सुबह वो फिट है या दोपहर को फिट है। आप उसको लेके जा रहे हैं, मतलब उसका तो ये पता ही नहीं होता ना। वो तो दूसरे दिन का ही नहीं, तो आज वाले दिन का ही नहीं पता। और ये भी कोई नहीं पता होता है कि वो मतलब जहाज पे चढ़े फिट और उतरे अनफिट, ये भी हो जाता है उसका। तो लास्ट वो देखे ना, वो अपना वर्ल्ड कप में चढ़ा वो फिट था, उतरा अनफिट था, और दूसरे दिन फिर वो डाइव शाइव भी कर रहा था। तो ये जो मेरिट है ना, ये मेरिट पे पहले तो मेरा मेरिट पे होना जरूरी है, फिर जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो फिर मेरिट हो गया ना। तो पहले दूसरा ये है कि अगर आपका पीएसएल का मेरिट है तो फिर हुनैन शाह भी खेलेगा। अब आपने देखे ना, उनका नाम आ गया, उनका भी नाम आ गया टीम में। अच्छा, अब हुनैन है, तो अभी आप ये मुझे बताइए कि ये होगा इंटरनेशनल लेवल का कोई मतलब टैलेंट आपका? तो ये जो चीज है ना, जब आपने पीसीएल से उठानी है तो पीएसएल ही आपको मिलेगा ना, वो ही स्टैंडर्ड मिलना। फिर आप ढूंढते हैं कि जनाब वो किस्म के बॉलर का और वो किस्म के बैट्समैन का, फिर परफॉर्मेंस भी वहीं से जाके लेनी चाहिए। अब खिलाया भी बस लीग ही किया करे ना। अनबिलीवेबल है जी सारे का सारा। किसी जगह पे एक डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था, पीसीबी के वो डॉक्टर साहब हैं, पीसीबी का ही वो एक वेबसाइट पे पढ़ा है। उन डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी मैंने जो सबसे फिट आदमी है उसका टेस्ट लिया था, और टेस्ट की एंट्री का, टेस्ट का नहीं सर, इसको समझिए, टेस्ट की एंट्री का टाइम 2.5 मिनट था। अच्छा। और वो 2.5 मिनट भी पूरे नहीं कर सके थे। तो अब आप फिटनेस, आप ये उस बंदे की टेस्ट की बात हो रही है जो आपका प्रीमियम क्लास है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये जाके T20 से उठा के आप वनडे खिलाएंगे, ये भी पॉसिबल है कि आप टेस्ट हार के आए तो आपका वनडे का टेस्ट कप्तान चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब देखिए ना कि ये टेस्ट हार के आए वनडे का कप्तान तब्दील हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल वाकई खबरें तो हैं वैसे मौजूद साहब कि बाबर आजम की जो वापसी हो रही है, एम नहीं ऊपर से पैसे वारे जाते हैं, सदके उतारे जाते हैं, ये कोई रास्ता हमवार करने के लिए जो है ना ऐसी सूरत हाल में सही सब इख्तियार की जा रही है। तो ये करने पड़ते हैं काम। देखिए पाकिस्तान की टीम, मतलब यहाँ पे चमत्कार होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ पे चमत्कार होते हैं। आपने अभी इससे पहले जो है वो बात की थी सऊद शकील की परफॉर्मेंस के बारे में। देखें, सऊद शकील और साइम अयूब, सऊद शकील जो है वो टेस्ट क्रिकेट के साइम अयूब हैं। अच्छा। और साइम अयूब जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में किस बुनियाद पर आए थे कि वो इस बुनियाद पर आए थे कि उन्होंने पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ एक अच्छी बारी खेली थी। तो यहाँ पे और क्या सिलेक्शन है, क्या क्राइटेरिया है, यही कुछ यहाँ पर होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलते नहीं है, लिस्ट ए क्रिकेट ये खेलते नहीं है, तो एक ही ले दे के आपके पास टूर्नामेंट है, वो पीएसएल है। उससे पैसे भी कमाए जाते हैं, उससे जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट किए जाते हैं, और उसी से ही टीमें बनाई जाती हैं, वो चाहे ओडीआई की हो, वो चाहे टेस्ट की हो। तो इस पर आप मजीद क्या बात करें? यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से बातचीत जारी है। तो उस बातचीत के दौरान मोहम्मद रिजवान ने जो है 75 रन की इनिंग भी खेल दी है। तो अब ये बातचीत भी मेरा ख्याल है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी होगी। तो क्राइटेरिया तो आपके सामने है। क्राइटेरिया यही है कि बाबर आजम को ये कप्तान लाएंगे जो मोहसिन साहब बात कर रहे हैं अभी, और बाबर आजम दोबारा वही अपने इर्द गिर्द वो लोग इकट्ठे करेंगे जिनको ले दे के सिर्फ यस करना आता है, और उसके अलावा जो है पीसीबी को भी इस तरह का ही कप्तान सूट करता है कि ज़्यादा ना बोलता हो, जिसको जिस किस्म की हम बातें कर दें वो उसके ऊपर आगे अमल कर दे, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी को ही मजाक बनवा दिया जाए। इसमें मजे की बात ये है कि सऊद शकील का भी वही मेरिट है कि कोटा ग्लैडिएटर से उन्होंने खेला। जिस तरह साइम अयूब को आपने 60-70 मैच दे दिए, सऊद शकील ने भी इस वक्त कोई नहीं किया। पिछले साल अच्छी पीएसएल खेली थी, इस साल नहीं, तो भी वो साथ साथ कैरी कर रहे हैं। फिर सऊद शकील को हम ये भी कह देते हैं कि नहीं, इसको कप्तान होना चाहिए टेस्ट का ना, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है।
फिर हम उसको भी उस पर भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और एक इससे भी आपको अनोखी बात बताता हूँ, वो कहने वाले कह रहे थे कि वो देखिए जी सरफराज ने तो टेस्ट में वही प्लेयर्स खिलाने थे ना जो टेस्ट में जो उसको दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कहने वाले को ये भूल ही गया कि भाई सिलेक्टर भी ये खुद ही है, एक साथ असिस्टेंट वो भी गया हुआ है, ये भी है। तो वो खुद ही लेके ये आवेगा आवा, ये मोहसिन साहब ये बिगड़ा हुआ है। और अल्लाह ताला इनके एक आखिरी बात आपको एक और मैं पूछना चाहता हूँ, ये भी सवाल मैं अपने सुनने वालों के लिए, और अहमद साहब क्योंकि इनकी स्टडी बड़ी होती है, ये भी इनको शायद पता हो कि वो 3-4 डेजिग्नेशन है सरफराज साहब के पास। अब तो वो बांग्लादेश गए हुए हैं, तो पीछे कौन कर रहा है वो नहीं पता चल रहा। लगिया ने मौजा लाई रखी सोने, ये सूरत हाल मौसम बनी हुई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, और बीइंग क्रिकेट फैन हमारे हाल पे भी रहम करे, हौसला दें मजीद के ऐसे लोगों को बर्दाश्त करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पे इस वक्त खड़ी भी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।